Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of my lecture is sources of air pollutants. ये टॉपिक जो है चैप्टर 14 जिसकी हेडिंग एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर के हवाले से है उसका टॉपिक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में जो हमारा वैसे तो सोर्सेज हमने पहले पढ़े कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं। कुछ होते हैं नेचुरल सोर्सेज और कुछ होते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज यानी मैन मेड सोर्सेज। पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में दो तरह के सोर्सेज से रिलीज़ होते हैं। अब पोल्यूटेंट्स क्या हैं? पोल्यूटेंट्स वेरियस पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। डिफरेंट तरह के जो है ना गैसेस और पार्टिकल्स जो हैं वो पोल्यूटेंट्स के तौर पे हम उन्हें काउंट करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो बेसिकली हैं वो दो तरह के हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन, ये हमारे पास रिएक्शन भी है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइंस हमारे पास हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हाईली पॉइजनस गैस एंड काजेज सफोकेशन इफ़ इनहेल्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस है और ये सफोकेशन काज करती है, यानी हमारा दम घुटता है अगर ये हमारे सांस में जाए तो। देखें, अगर बिलफर्ज किसी जगह पे आग लगे, जैसे फैक्ट्री में, किसी रूम में, तो हम ये सुनते हैं कि न्यूज़ में भी अक्सर सुना जाता है कि इतने लोगों की डेथ हो गई है या इतने मरीज़ जो हैं वो सीरियस हालत में हैं जो जिनको हादसा पेश आया है, जहाँ पे आग का या आग लगने का हादसा पेश आया है। तो हम ये ऐसा क्यों होता है? अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आग लगी हो उस पर्सन की बॉडी भी जली हो तब उसकी डेथ हुई हो। आग लगने से पर्सन नहीं जलता, ज़रूरी नहीं है कि उसे खुद आग लगी हो। इनफैक्ट उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये आग लगती है, कंबशन की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज़ होने की वजह से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे सांस में अंदर जाती है। यानी वैसे तो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड होती है कार्बन मोनोऑक्साइड बजाय ऑक्सीजन के। ये स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ एंड देन थस एक्सक्लूड ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन को नॉर्मल रेस्पिरेशन से निकाल देती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह हाईली पॉइजनस है। जब अगर कोई पर्सन ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्वायरमेंट में रहता है तो उसे सफोकेशन होती है, उसको उसके सर में दर्द होता है, हेडेक होता है और बेहोशी की हालत में वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है। और अगर काफ़ी देर तक उसका बचाव, उसको रेस्क्यू नहीं किया जाता तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ साइलेंट किलर जस्टिफाई। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस जस्टिफाइड, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो आपकी लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इस टॉपिक में कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से। और इससे आगे नेक्स्ट जो है, द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस कैन बी रिवर्स बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनस होती है वो रिवर्स की जा सकती है बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन। यानी जिस एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है या इसकी जो पॉइजनस इफेक्ट जो है इसको रिवर्स किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है हाई प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो दे के, ताकि सांस के अंदर ऑक्सीजन जाए और इंसान जो है वो बच सके। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द की ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द की ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, फ्यूल ऑयल्स और नेचुरल गैस की कंबस्शन से ये इमिट होती है, रिलीज़ होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और कार्बन डाइऑक्साइड की मेन बुनियादी ग्रीन हाउस गैस है जो ट्रैप करती है
हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर और ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे हमारे पास अगर अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, अब इसके इर्द गिर्द जो है डिफरेंट गैसेस जो हैं प्रेजेंट हैं, लेयर ऑफ गैसेस हैं, रीजन ऑफ गैसेस है, ट्रोपोस्फेयर में काफ़ी सारी गैसेस हैं अर्थ के इर्द गिर्द। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ये अगर हमारे पास सूरज है, ये सन से रेडिएशंस जो हैं इमिट होती हैं, ठीक है। अब ये रेडिएशंस यहाँ पे ज़मीन पे आके टकरा के वापस जाने लगती हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, यानी ये जो हीट होती है, सूरज की जो हीट होती है, इसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है, इसे एटमॉस्फेयर से यानी ट्रोपोस्फेयर से यहाँ से बाहर नहीं जाने देती। तो हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है और इस तरह ग्लोबल जो वार्मिंग का फिनोमेना है वो एग्जिस्ट करता है, वो वाक़या होता है, और ये पूरी दुनिया में ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा कंबशन होती जाती है, जितने ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, उतनी ज़्यादा ये गैसेस जो हैं ये रिलीज़ होती हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में द गैसेस लाइक नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय NOx। ये गैसेस NOx से रिप्रेजेंट की जाती हैं, इन्हें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। दीज आर जनरली प्रोड्यूस फ्राम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से ये प्रोड्यूस होती हैं, यानी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करते हैं तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स जो हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इंक्लूड माइक्रोबियल प्रोसेसेस इन सॉइल एंड ओशंस। नेचुरल सोर्सेज जो हैं उनमें माइक्रोबियल प्रोसेसेस आ जाते हैं, यानी जरासीमों से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, जैसे सॉइल और ओशन के अंदर, जैसे बैक्टीरिया जो है ये ब्रेक डाउन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का। एटमॉस्फेयर के अंदर 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N2 गैस। ये नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर, जैसे NO2 के अंदर। तो ये NO2 जो है एक पोल्यूटेंट है, हैज़र्डस है, तो ये बैक्टीरिया की सेक्शन से रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, नेचुरल प्रोसेस है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखें ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेसेस, जैसे सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स होती हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यानी इंडस्ट्रीज़ के एग्जॉस्ट से ये पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। और कंबस्टन हम बार बार ये पढ़ते हैं कि कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या बर्निंग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड भी है। इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, और ये नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड जो हैं ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र में 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड SOx, जो कि कलेक्टिवली SOx कहलाते हैं, यानी SO2 और SO3 ये SOx कहलाए जाते हैं। These gases are emitted primarily by burning coal and oil, again वही बात, and when SOx combine with water vapor they cause acid rain। देखें SOx यानी सल्फ़र के ऑक्साइड, SO2 हो गया, SO3, ये जब वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होते हैं यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये जनरेट करते हैं एसिड, जैसा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करते हैं H2SO4। अब चूँकि एटमॉस्फेयर में एयर में एसिड ज़्यादा हो जाता है, एसिड डेपोजिशन ज़ख़ीरा हो जाता है SOx के वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करने से, तो जब रेन का फिनोमेना होता है, यानी जब रेन आती है तो उसमें ये एसिड मिक्स हो जाता है, तो वो रेन जब बरसती है, बारिश जब बरसती है तो उस रेन को एसिडिक, जिसमें एसिड होता है उसे एसिडिक रेन कहते हैं। और इट डैमेजेस इकोसिस्टम, ये हमारे सारे इकोसिस्टम को डैमेज करता है। इकोसिस्टम मींस द सिस्टम ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी
जानदार सारे, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ हो गई, ह्यूमन हो गए, इसके अलावा एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को ओवरऑल इकोसिस्टम कहते हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट को ये से डैमेज करती है। एंड SO2 इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन इन द एयर। SO2 मेजर सोर्स है एसिड के एयर के अंदर ज़ख़ीरा होने का। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड लो अल्टीट्यूड ओजोन। देखिए हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम द कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी इनमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। और इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर naturally are produced naturally in various environmental processes like vegetation, wildfire, volcanoes and seeps। हाइड्रोकार्बन्स कई सारे नेचुरल प्रोसेसेस में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वेजिटेशन जिसमें जैसे सब्ज़ा उगना, उसमें मुख्तलिफ प्लांट्स आ सकते हैं, ग्रासेस जड़ी बूटियाँ, वाइल्ड फायर जंगल में आग लगना, वोल्केनोस लावा का फटना, सीप्स मीन द ये जिसे हम कहते हैं ना कि रिसना, लिक्विड्स का रिसना टपकना, इसको सीप्स कहते हैं। सीपेज प्रोसेस जो होता है इसमें जैसे म्यूनसिपल कमेटी वाले वेस्ट लेके जाते हैं तो लैंडफिल्स के अंदर डालते हैं। लैंडफिल्स के अंदर से गैसेस, उस वेस्ट के अंदर नालियों का पानी और कचरा और ओवरऑल सारा वेस्ट होता है, तो वो डिफरेंट गैसेस जो हैं वो लीक होती हैं या रिलीज़ होती हैं, उसको हम सीपेज कहते हैं। इसी तरह अंडरग्राउंड जो गैस पाइप्स होते हैं, गैस पाइपलाइंस, उनके लीकेज जो है वो सीपेज कहलाता है, जहाँ से गैसेस रिलीज़ होती हैं। और नेक्स्ट जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की इनकम्प्लीट बर्निंग जो है वो आ जाती है इसमें। ऑयल स्पिल्स मीन ऑयल का स्पिल होना, टपकना, यानी ऑयल को जब मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त के ज़रिए, जैसे गाड़ियों में, टैंकर्स में और बहरी जहाज़ों के ज़रिए जब ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो वो जो टैंकर्स हैं वो उनमें लीकेज होता है सम टाइम। वो जब लीक हो जाते हैं तो वहाँ से ऑयल टपकता है, ऑयल लीक होता है, तो उसे ऑयल स्पिलिंग कहते हैं या ऑयल स्पिल्स। और इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रीज़ में से जो इंडस्ट्रीज़ का या गाड़ियों का जो एमिशन होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, ये सारे सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। ऑटोमोबाइल्स जो हैं मेजर सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशन हैं, यानी गाड़ियों के एग्जॉस्ट। एंड मीथेन इज़ द मोस्ट कॉमन हाइड्रोकार्बन एंड एयर पोल्यूटेंट, और मीथेन जो है वो मोस्ट कॉमन हाइड्रोकार्बन है और एयर पोल्यूटेंट है, यानी CH4। और नेक्स्ट है हमारे पास लो अल्टीट्यूड ओजोन। लो अल्टीट्यूड ओजोन में हमारे पास ओजोन वैसे तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे लिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है ओजोन लेयर। लेकिन अगर यही ओजोन यहाँ जहाँ पे हम हैं, यानी लेकिन अगर यही ओजोन जहाँ पे हम इन्वायरमेंट के अंदर हैं, ग्राउंड लेवल पे या ट्रोपोस्फेयर में ये एग्जिस्ट करती है, लो अल्टीट्यूड पे, कम बुलंदी में, तो ये टॉक्सिक होती है। ये टॉक्सिक होती है, नॉन टॉक्सिक होती है स्मॉल कंसनट्रेशंस में, कम मिकदार में। लेकिन अगर इसकी जो मिकदार है वो अबव 100 पार्ट्स पर मिलियन हो तो इट्स टॉक्सिक। पार्ट्स पर मिलियन PPM ये यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन है, मिकदार का यूनिट है। जैसे हम अमाउंट के लिए, मिकदार के लिए ग्राम या किलोग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, इसी तरह कंसनट्रेशन का यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन PPM। तो अगर अबव 100 पार्ट्स पर मिलियन की हो तो ये टॉक्सिक है। इट इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। ये हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए और दूसरे मटेरियल्स के लिए, जैसे रबर के लिए, फैब्रिक डाइज के लिए, जैसे कपड़े के कलर्स हैं वो फेड हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो लो अल्टीट्यूड, कम बुलंदी पे ओजोन जो है ये हैज़र्डस है। नेक्स्ट हमारे पास हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में देखें द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो बेसिकली हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन और कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। ये जो है बेसिकली जब ये हमारे एटमॉस्फेयर से रिलीज़ होते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जब ये रिलीज़ होते हैं
तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन की कंसनट्रेशन में जो कमी आती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उसे कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन, यानी ओजोन की कमी। दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन हैज़ बीन काज्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन होती है ये वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होती है जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। These compounds exist as gases और low boiling liquids at room temperature। ये compounds जो हैं ये gases के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड्स के तौर पे, यानी वो लिक्विड्स जो बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस या लो बॉइलिंग लिक्विड्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं एंड आर यूज्ड एज एरोसोल्स और रेफ्रिजरेंट्स। ये एरोसोल्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं या फिर रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। एरोसोल्स यानी ऐसे पार्टिकल्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं जो स्प्रेज के अंदर यूज़ होते हैं, डिफरेंट स्प्रेज के अंदर, जैसे डिओड्रेंट्स के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर। और रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यानी कूलिंग मटेरियल के तौर पे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये जब रिलीज़ होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से तो ये एटमॉस्फेयर में अपवर्ड राइज होते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर को जाके अफेक्ट करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करती हैं तो ये खुद डिकम्पोज हो जाते हैं इस तरह, यानी ये एक इंटरमीडिएट बनता है साथ ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट होता है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन है उसके साथ रिएक्ट करके ये ClO यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड का एक रेडिकल बनाता है प्लस ऑक्सीजन, यानी ओजोन को तो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया। अब ये जो ClO बनता है ये मज़ीद जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है या एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उनके साथ कंबाइन होके ये बनाता है क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने क्या किया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट किया और इस फ्री रेडिकल ने ओजोन को डिस्ट्रॉय किया। ओजोन तो डिस्ट्रॉय हो गया और फिर मज़ीद आगे यही फ्री रेडिकल जो है ये दोबारा जनरेट हो गया, यानी ये वाला रेडिकल आगे जाके मज़ीद ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इस रिएक्शन के ज़रिए मज़ीद ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ख़ुद दोबारा से रीजनरेट होते चले जाता है, यानी ये ख़ुद रीजनरेट होते चले जाता है और ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज एज प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये प्रोपेलेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं फॉर एरोसोल्स, यानी जो स्प्रेज होते हैं इनमें जो मटेरियल होता है स्प्रे मटेरियल परफ्यूम्स वगैरह का या डिफरेंट स्प्रेज का, उनको जो चीज़ पुश करती है बाहर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, प्रोपेलेंट्स होते हैं, यानी ये अपवर्ड ये प्रेशर उन्हें देते हैं ताकि वो बाहर की तरफ एरोसोल्स आएँ। वो ज़रात जो परफ्यूम की ज़रात हैं, जो भी मटेरियल है लिक्विड और गैशियस मटेरियल, वो फिर अपवर्ड राइज होता है, यानी बाहर स्प्रे से उस कैन में से बाहर निकलता है। एंड एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स, और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कूलेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं एंड एयर कंडीशनर्स के अंदर। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर 100,000 टाइम्स मोर इफेक्टिव दैन CO2 एट प्रिवेंटिंग हीट फ्राम एस्केपिंग फ्राम द अर्थ एटमोसफेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं 100,000 टाइम यानी 1,00,000 गुना ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत, कि ये हीट को एटमॉस्फेयर में से बाहर जाने से ये रोकते हैं। जिस तरह अभी हमने पहले बात की कार्बन डाइऑक्साइड प्रिवेंट करती है, रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है सूरज की रेडिएशंस को और एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत ये काम 1,00,000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं, यानी इनका जो ये 1,00,000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है इस अमल में। द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन डिस्ट्रॉय अप टू 1,00,000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, कि एक मॉलिक्यूल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का डिकम्पोज होता है वो ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको यहाँ से देखते हैं कि अभी हमने कहा कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, देखिए ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये एक ही मॉलिक्यूल था, इससे आगे क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ और यही फ्री रेडिकल जो है आगे ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है और ओजोन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, दोबारा ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा से ओजोन को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर खुद दोबारा से जनरेट होगा। इस तरह जो है ये सिलसिला चलता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का वो क्या कर सकता है,
सिंगल मालिक्यूल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, वो 1 लाख मालिक्यूल्स ओजोन के डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये कंपोज होते हैं फ्यूज मल्टीपल एरोमेटिक रिंग से, और कॉमन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, और ये कॉमन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं। इनमें नैप्थलीन आती है, एंथ्रेसीन एंड फिनेंथ्रीन। देखें ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं। इनमें ये नैप्थलीन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हम कहते हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो, ये होती है बेंजीन रिंग, ठीक है, 6 साइडेड जो है बेंजीन रिंग होती है, ये डिफरेंट बेंजीन रिंग्स। और पॉलीसाइक्लिक यानी पॉली मीन्स मैनी, मैनी साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नैप्थलीन, एंथ्रेसीन एंड फिनेंथ्रीन। इनमें एक से ज़्यादा साइकल्स हैं और बेंजीन रिंग्स हैं, तो इन्हें कहते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यूज मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स। इनमें फ्यूज्ड यानी एक दूसरे से मिली हुई, मल्टीपल यानी कई सारी एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, और कॉमन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स ये हमने अभी देखे, नैप्थलीन, एंथ्रेसीन एंड फिनेंथ्रीन आर एग्जांपल्स ऑफ polycyclic aromatic hydrocarbons, and they are generated primarily during the incomplete combustion of fossil fuels, coal, ऑयल, पेट्रोल एंड वुड। ये जनरेट होते हैं इनकम्प्लीट कम्बस्टन होने से फॉसिल फ्यूल्स की, जैसे कोल की, ऑयल की, पेट्रोल की या वुड की। एंड व्हीकल एमिशंस, व्हीकल्स यानी गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, एंड इवन ग्रिल्ड फूड्स, ग्रिल्ड फूड से, यानी ये जो फूड ग्रिल की जाती है, जैसे गोश्त भुना जाता है कोयलों पे, या मछली भुनी जाती है, तो उस दौरान भी ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये रिलीज़ होते हैं। ये हमारा हाफ पार्ट जो है वो कवर हुआ है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में। अभी हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर होगा। काइंडली मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।